Dunyadari is sponsored by Ludo King. It is India's most downloaded game. हाय दोस्तों, मैं मिका सिंह एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स का नंबर 1 गेम लूडो किंग अभी डाउनलोड कीजिए। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप लल्लत टॉप का ग्लोबल न्यूज़ बुलेटिन दुनियादारी देख रहे हैं। सबसे पहले सुर्खियां। पहली सुर्खी है साइप्रस से। उसके प्रमुख महामारी विशेषज्ञ हैं लियोनितोस कोसत्रिकिस। HIV एड्स से जुड़ी रिसर्च में काफ़ी जाना पहचाना नाम है। अब उन्होंने कोरोना पर उम्मीद बधाई है। उनका मानना है कि कोरोना संक्रमण पूरी तरह खत्म होने की कगार पर है। लियोनितोस के मुताबिक सर्दियों में संक्रमण के दोबारा मजबूत होने की आशंका नहीं लग रही है। कोरोना के सामने साइप्रस की परफॉर्मेंस भी बेहतर है। करीब 12 लाख की आबादी है। 878 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 15 लोगों की मौत हुई है अब तक। दूसरी सुर्खी यूरोप से है। जानकारों के मुताबिक कोरोना के कारण यहाँ बेहद गंभीर आर्थिक संकट पैदा होने वाला है। इतना गंभीर कि 1929 में आए ग्रेट डिप्रेशन के बाद इस स्तर का इकोनॉमिक संकट नहीं आया वहाँ। आशंका है कि इसका सबसे ज़्यादा भुक्तभोगी ब्रिटेन होगा। 2020 के अंत तक ब्रिटेन की कुल GDP में 8.3% की गिरावट आने की आशंका है। वहीं यूरोपियन यूनियन में ये गिरावट 7.5% तक जा सकती है। तीसरी सुर्खी रूस से है। कोरोना को लेकर चीन पर उठ रही उंगलियों के बीच रूस ने पेचिंग का साथ दिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बयान जारी कर कहा कि कोरोना के इतना फैल जाने के लिए चीन को दोषी ठहराना गलत है। इस बयान के मुताबिक अमेरिका बिना किसी सबूत के ही चीन पर इल्ज़ाम लगा रहा है। ये थी डिप्लोमेसी। अब कोरोना के फ्रंट पर रूस का अपडेट जान लीजिए। 3 मई से वहां हर रोज कोरोना के 10,000 से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में भी 10,559 नए केस आए। इन्हें मिलाकर रूस में कोरोना के कुल केस 1,66,000 के पार चले गए हैं। मरने वालों की कुल संख्या 1,500 बताई गई है। अब बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ। आज शुरुआत करेंगे एक तस्वीर से। तस्वीर जिसमें एक सड़क पर एक के पीछे एक टैंक बढ़े चले आ रहे हैं। सबसे अगले टैंक के आगे सफ़ेद कमीज में एक आदमी खड़ा है। दोनों हाथों में थैलियाँ थामे, जिसमें हो सकता है सब्जी हो या फिर ब्रेड या दूध जैसा कोई पदार्थ। उस आदमी का नाम था वैंग विलिन। 19 साल का लड़का जिसकी अभी दाढ़ी मूछें भी ठीक से नहीं आई थी। वो अपने ही देश की तोपों के आगे खड़ा हो गया था। वो टैंक जो एक दिन पहले उसी के हजारों हमवतनों को कुचल कर वापस लौट रहे थे। ये तस्वीर खींची गई थी 5 जून 1989 को। तस्वीर खींची थी 5 विदेशी फोटोग्राफर्स ने, जो उसी सड़क के किनारे एक होटल की बालकनी में खड़े थे। ये फोटो चीन के बाहर लाने के लिए उन्हें बहुत तिकड़म भी भिड़ानी पड़ी। मसलन उन 5 में से एक फोटोग्राफर स्टुअर्ट फ्रैंकलिन ने अपने कैमरे की रील को चाय के डब्बे में छिपाकर चीन से बाहर स्मगल किया। चार्ली कोल नाम के एक दूसरे फोटोग्राफर तो सीधे प्रशासन के निशाने पर आ गए। पुलिस ने होटल के उनके कमरे में छापा मारा। कैमरे की रील उनके हाथ न लगे, इसके लिए चार्ली ने वो रील टॉयलेट में छिपा दी। पर प्रशासन के लोग जानते थे कि चार्ली ने तस्वीरें तो खींची ही हैं, उन्हें हर हाल में तस्वीरें चाहिए थी। ऐसे में चार्ली ने एक दूसरी रील थमा दी। फोटोग्राफर्स को पेश आई ये मुश्किलें, ये सख्तियाँ, ये खतरे। इन सब के बाद भी दुनिया को मिली एक ऐतिहासिक तस्वीर जिसका नाम है टैंक मैन। जैसे गांधी की अहिंसा का सिद्धांत है, वैसे ही इस तस्वीर में था निडरता का सिद्धांत। एक साधारण से कॉलेज स्टूडेंट का तोप के आगे आकर खड़े हो जाना, ये जानते हुए भी कि वो टैंक और उन्हें चलाने वाले लोग भीषण नरसंहार करके लौटे हैं। क्या था ये नरसंहार? कहाँ से लौटी थी ये तोपें? ये लौटी थी चीन की राजधानी पेइचिंग के एक चौराहे से। चौराहा जिसका नाम था थियानमेन स्क्वायर। 4 जून 1989 को यहाँ हजारों छात्र इकट्ठा हुए थे। क्या चाहत थी इनकी? बस ये कि देश में एक सच्चा लोकतंत्र आए, सिस्टम में पारदर्शिता हो, नागरिक अधिकार हो। पिछले करीब 1.5 महीने से चल रहा आंदोलन चीन की फजीहत करवा रहा था। कुछ ही दिनों में सोवियत के प्रमुख मिखाइल गोर्बाचोव आने वाले थे। अगर ये आंदोलन चलता रहता तो चीनी व्यवस्था की पोल खुल जाती। ऐसे में 4 जून को सरकार ने आंदोलन को कुचलने के लिए सेना भेज दी। ऑटोमेटिक राइफलों से सेना ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। सेना की गाड़ियों ने लोगों को कुचला। इतना खून निकला कि पास के गटर का पानी लाल हो गया। चीन कहता है वहां 300 लोग मारे गए। रेड क्रॉस कहता है कि करीब 2,300 मारे गए।
और इस नरसंहार के समय चीन में तैनात ब्रिटिश राजदूत एनल डोनाल्ड ने कहा 10,500 लोग मारे गए। आप पूछेंगे ये किस्सा हम आज क्यों सुना रहे हैं? इसलिए सुना रहे हैं कि 1989 के चीन और अब के चीन में कोई फर्क नहीं है। डेंग शाओपिंग और शी जिनपिंग की कम्युनिस्ट पार्टी में कोई फर्क नहीं है। तब भी और अब भी चीन एक अथॉरिटेरियन स्टेट था और है, और ये तानाशाही सिस्टम अभी वुहान में लोगों का मुंह बंद करा रहा है। उन लोगों का जिन्होंने किसी अपने को कोरोना में खोया, किसी की संक्रमित माँ इलाज के लिए अस्पतालों की चौखट से लौटाई जाती रही, बिना इलाज के मर गई, किसी के पिता क्वारंटीन में ले जाए गए और वहीं मर गए। कैसे, क्यों? परिवार को कोई जवाब नहीं मिला। इस जवाब की तलाश में लोग अदालत जाना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन ने वकीलों को धमकाया है, निर्देश दिया है कि वो भूल से भी ऐसा कोई केस न ले। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक खबर के मुताबिक वुहान के लोग जानना चाहते हैं कि उनके यहाँ क्या गलत हुआ। वो चाहते हैं कि कम्युनिस्ट सत्ता उन्हें सारी की जानकारी दे। वो कब, कहाँ, कैसे, ये सारे जवाब चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि सरकारी इंतजाम पर्याप्त क्यों नहीं थे, देर से क्यों शुरू हुई राहत और बचाव की गतिविधियां। वो हर लापरवाही, हर देरी का हिसाब चाहते हैं, लेकिन ये जवाब उन्हें मिल नहीं रहे। प्रशासन ने कोरोना से मारे गए लोगों के परिवार पर सख्ती बढ़ा दी। इन परिवारों के जो लोग इंटरनेट के रास्ते चीन से बाहर अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें अब पुलिस इंटेरोगेट कर रही है। कोरोना वायरस से जुड़ी खबरों को रिपोर्ट करने की कोशिश कर रहे वॉलंटियर्स एकाएक लापता हो रहे हैं। इस सिलसिले में पढ़ते हुए हमें यांग शानशिंग नाम के एक सामाजिक कार्यकर्ता का जिक्र मिला। यांग गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों के अधिकारों की वकालत करते थे। प्रशासन द्वारा किए जाने वाले भेदभाव के खिलाफ भी अभियान चलाते थे। जून 2015 में यांग को इन्हीं गतिविधियों के लिए गिरफ्तार भी किया गया था। 7 साल पहले छापे गए उनके एक पर्चे को गैर कानूनी बताकर उन्हें लगभग महीने भर जेल में रखा गया था। और क्या था उस पर्चे में? समझिए कि एक तरह का बुलेटिन था जिसमें सरकार द्वारा किए जा रहे भेदभाव का कच्चा चिट्ठा था। यांग जेल से छूटे, लेकिन सरकारी डेटाबेस में उनके नाम की मार्किंग हो गई। उनका नाम आपराधिक लोगों के रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया। सरकार उन्हें काम नहीं करने देती थी, ऊपर से किसी भी दिन गायब कर दिए जाने का खतरा था। ऐसे में जान बचाने के लिए यांग न्यूयॉर्क भाग गए और यहाँ रहकर वो अब अपना कैंपेन चलाते हैं। बीते दिनों वुहान के 7 लोगों ने इंटरनेट के रास्ते यांग से संपर्क किया। वो अपनी आप बीती जग को बताना चाहते थे, लेकिन फिर अप्रैल के आखिर में अचानक ये लोग पीछे हट गए। उनकी तरफ से जवाब आने बंद हो गए। यांग का कहना है कि इनमें से 2 लोगों ने उन्हें बताया था कि पुलिस को उनके इरादों की भनक लग गई है। पुलिस ने उन्हें धमकाया भी। शायद बाकी 5 के साथ भी ऐसा ही हुआ हो। यांग और इन लोगों के बीच इंटरनेट पर क्या बातचीत हुई, ये पुलिस को कैसे पता चला? यूं पता चला कि चीन ने अपने यहाँ इंटरनेट सप्लाई में सैकड़ों फिल्टर लगाए हैं। बहुत तरह के सेंसर हैं वहाँ इंटरनेट पर। रेड सिग्नल वाले हजारों कीवर्ड हैं। सरकारी एजेंसियां फिल्टर के सहारे इनकी पहचान कर लेती हैं और इस तरह उन्हें पता चल जाता है कि आपने किसको क्या मैसेज भेजा। आपके नाम का अलार्म बजा दिया जाता है और पुलिस आप तक पहुंच जाती है। चीन इतनी सतर्कता क्यों बरत रहा है? फर्ज करिए कि कोई देश है, एक दिन उसके एक शहर में जहरीली हवा फैले, सैकड़ों लोग मर जाएं, दुनिया को पता चले, वो जानना चाहे कि क्या हुआ, कैसे हुआ। ऐसे में वहां की सरकार एक बयान जारी कर कहे कि एक चरमपंथी संगठन का हाथ है इसके पीछे, लेकिन वहां के नागरिक सोशल मीडिया पर अपनी सरकार के बयान को झूठा बताने लगे। लोग कहें कि सरकारी लापरवाही के कारण एक केमिकल फैक्ट्री से जहरीली गैस निकली थी। इसमें से कुछ तो सबूत के तौर पर कागजात, वीडियो और तस्वीरें भी डाल दें इंटरनेट पर। ऐसे में दुनिया के आगे उस सरकार की किरकिरी होगी, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का दबाव बढ़ेगा अलग से। शायद ऐसा ही डर चीन को भी है। अगर नागरिक अपनी आप बीती सुनाएं, अगर वो प्रशासन की कोरोना पॉलिसी पर अपना नजरिया रखें, तो शायद ऐसी बातें निकल कर आएंगी जो चीन के आधिकारिक बयान से मेल नहीं खाएंगी। स्थानीय आबादी के गुस्से को दबाने के और भी रास्ते इस्तेमाल कर रहा है चीन, सिर्फ इंटरनेट नहीं। मसलन देशभक्ति। सरकार कह रही है कि कोरोना से मरे लोग शहीद हैं। ये शहीद शब्द बड़े खुले हाथों से इस्तेमाल होता है, लेकिन चीन ये बताए कि इलाज न मिलने की वजह से मारा गया इंसान शहीद कैसे हुआ। सरकारी लापरवाही के कारण विकराल हुई महामारी में मारा गया शख्स पीड़ित कहलाएगा, शहीद नहीं। और ऐसा नहीं कि यह पहली आपदा हो जहां चीन ने पीड़ितों को चुप कराने की कोशिश की हो। हमें जुलाई 2008 में छपी एनवाईटी की एक रिपोर्ट मिली। उस साल 12 मई को चीन के सिचुआन प्रांत में भयंकर भूकंप आया था। करीब 70,000 लोग मरे थे। इसमें एक हाई स्कूल की इमारत में दबकर मरे 240 बच्चे भी शामिल थे। इनमें यांग नाम की एक लड़की भी थी। यांग के पिता का नाम था
यू तिंगयुन। मारे गए बच्चों में से कईयों के अभिभावकों को लग रहा था कि शायद स्कूल की इमारत कमजोर होने के चलते उनके बच्चों की मौत हुई। सिचुआन दक्षिणी पश्चिमी चीन में आता है, भूकंप की आशंका वाला क्षेत्र है। ऐसे में इमारतों के निर्माण में भूकंप रोधी डिजाइन और सामग्री का खास ध्यान रखा जाना चाहिए, खासतौर पर सरकारी इमारतों में। ऐसे में उस बच्ची के पिता यू तिंगयुन और उनके नेतृत्व में फिर कई और अभिभावकों ने यह मुद्दा उठाना शुरू किया। फिर एक शाम यू तिंगयुन के घर पुलिस की गाड़ी पहुंची, उन्हें अपने साथ कहीं ले गए, घंटों बिठाए रखा, उन्हें अपना अभियान खत्म करने को कहा। पुलिस वालों ने यू तिंगयुन समेत सारे अभिभावकों से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया। इसमें लिखा था कि वो कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, अपना मुंह बंद रखेंगे। इस चुप्पी के बदले उन्हें पैसे भी दिए गए, एक पेंशन की रकम भी तय कर दी गई। यू तिंगयुन ने पहले विरोध किया, लेकिन फिर दबाव में आकर दस्तखत कर दिए। जैसे कामयाब फिल्म में संजय मिश्रा कहते हैं ना, एंजॉयिंग लाइफ और ऑप्शन ही क्या है, वैसे ही सरकार की धमकी के आगे यू तिंगयुन और बाकी पेरेंट्स के पास ऑप्शन ही क्या था। हमने बड़ी खबर की शुरुआत में आपको तियानमेन स्क्वायर के नरसंहार की कहानी सुनाई थी। बाहर की दुनिया इसका नाम लेती है, लेकिन चीन में इसका जिक्र तक नहीं होता, ना ही स्कूली पाठ्यक्रम में कहीं इसका जिक्र मिलेगा। उस घटना में मारे गए लोगों के परिवारों को भी इस बारे में बात करने की इजाजत नहीं है। अपने सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करके चीन ने जैसे लोगों की याददाश्त से वो दिन ही खुरच दिया हो, ऐसा ही वो कोरोना के केस में भी कर रहा है। स्वतंत्र वॉलंटियर्स की ऐसी रिपोर्ट्स जो सरकारी स्टैंड से अलग थी, उन्हें सेंसर कर दिया गया है। मतलब आगे कभी इतिहास लिखा जाए तो सरकारी लाइन से इतर कोई जानकारी मौजूद ही ना रहे। मार्च में खबर आई कि चीन के कुछ युवा इन सेंसर्ड आर्टिकल्स के स्क्रीनशॉट सहेज रहे हैं, टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर इन्हें लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। एक मीडिया रिपोर्ट में ऐसी एक युवा लड़की का बयान पढ़ा। वो कह रही थी कि आगे चलकर शायद इस वक्त का इतिहास खंगाला जाए। ये सेंसर्ड रिपोर्ट्स शायद उस दिन काम आए, इसके मार्फत शायद तब लोग जान सकें कि असल में क्या हुआ था। कई ग्रुप इस काम में लगे हैं वहां। इसमें से एक ग्रुप ने अपने प्रोजेक्ट को टर्मिनस 2049 का नाम दिया। अभी मई की शुरुआत में खबर आई कि इस प्रोजेक्ट में शामिल 3 युवा लापता हैं। यूं रातों रात लापता कर दिया जाना आम बात है चीन में। ये था दुनियादारी का आज का एपिसोड। पहले राजाओं के दरबार में इतिहास लिखने का अलग विभाग होता था। बड़े बड़े बादशाहों के जीवन काल पर किताबें लिखी जाती थी। इन किताबों को लिखने का जिम्मा अक्सर उनके किसी भरोसेमंद को दिया जाता था। मसलन हुमायूं नामा, जिसे लिखा था बादशाह हुमायूं की बहन गुलबदन बानो बेगम ने। अकबर नामा, जिसे बादशाह अकबर के करीबी अबुल फजल ने लिखा। कुछ बादशाह खुद भी अपना इतिहास लिख गए, जैसे बाबर ने लिखा बाबर नामा, जहांगीर ने लिखा तुझके जहांगीरी। लेकिन इनके अलावा कुछ स्वतंत्र लेखक भी थे, वो भी अपने पीछे उस वक्त का इतिहास छोड़ गए। जैसे अकबर के दौर में हुए बदावी, उनकी लिखी किताब मुंतखाब अल तवारीख अकबर को थोड़े अलग नज़रिए से देखती है। अकबर के दौर का इतिहास जानने के लिए सबसे ज़रूरी सोर्स में गिनी जाती है ये किताब। अब के ज़माने में सरकारी मीडिया या सरकार परस्त मीडिया उन्हीं दरबारी इतिहासकारों की तरह है। उनका लिखा सच्चा या झूठा आने वाले दौर का सरकारी इतिहास है। लेकिन इस दौर में भी फिर चाहे चीन जैसी तानाशाही क्यों ना हो, कुछ स्वतंत्र लेखक, पत्रकार अपना देखा भोगा सच पीछे छोड़ जाएंगे। उनका लिखा, उनका बताया सच हमेशा सरकारी सच पर भारी पड़ेगा। और ये सिर्फ चीन का सत्य नहीं है, हर समय का, हर देश का सत्य है। ये सत्य पराजित हो सकता है, ऐसा कुछ लोगों को भ्रम है। असलियत क्या है? सत्य परेशान हो सकता है, पराजित कभी नहीं। शुक्रिया।